सूरज कैसे हो? सर बढ़िया। और क्या चल रहा है? सर अभी तो मेजर प्रोजेक्ट के ऊपर काम चालू कर रखा है हमने। आगे क्या बनाना है उसकी प्लानिंग चल रही है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। बात करेंगे कैंटीना से। इसमें आज हम बात करेंगे रोम्बी कैंटीना के। रोम्बी कैंटीना जो है पैराग्राफ होता है, उसी की शेप में होता है। और इसमें जैसे उसमें जो इसके जो अपोजिट हैंड बॉल होते हैं और ये एंगल पे ये बेसिकली टिल्ट होते हैं। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री माइनस द एंगल ऑफ मेजर बॉल। मेजर बॉल एंगल होता है उसको अगर 90 डिग्री से माइनस कर दें तो इसका टिल्टिंग एंगल हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा रोम्बिक एंटीना होता है वो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रैवलिंग वेव रेडिएटर। जैसे हमारा रेडिएटर जो होता है उस ट्रैवलिंग वेव रेडिएटर उसका जो प्रिंसिपल होता है सेम प्रिंसिपल में वर्क करता है। It's arranged in the form of rhombus or diamond shape and suspended horizontally over the surface of Earth. तो इसको जो rhombus जो एंटीना होता है इसकी शेप होती है, सॉरी हाँ, rhombus एंटीना की जो शेप होती है जो किसी होता है डायमंड शेप होती है। और ये सस्पेंडेड होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस की। अगर बात करें सरफेस ऑफ अर्थ, ये हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड होता है। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 3 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 मेगाहर्ट्ज।
हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। इसकी अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, जैसे हमने देखा कि ये डायमंड शेप का होता है। जैसे वी एंटीना हमने डिस्कस करा था, तो वी एंटीना अगर दो वी एंटीना को जॉइंट कर दें एंड टू एंड, तो एक रोम्बस एंटीना फॉर्म हो जाएगा। तो इसके यूजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। इसको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन रिसेप्शन में यूज करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। और इसकी शेप जो है रोम्बस की फॉर्म होती है, इसे को हम रोम्बस एंटीना बोलते हैं। इसकी ये कंस्ट्रक्शन है, हमने दो, अगर हम वी एंटीना को जॉइंट कर दें इस तरह से, sides of rhombus are considered as the conductor of the wire transmission line। तो इसकी हम दो साइड को कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे हमारा कंडक्टर होता है उस तरह से। and when this system is properly designed, there is a concentration of radiation along the main axis of radiation। तो इसको हम जब डिजाइन करते हैं तो इसका जो रेडिएशन है उसकी तरफ किसी तरह होता है, वो मेन जो एक्सिस होती है इसकी उसके अक्रॉस होता है। So in practice, half of the power is dissipated in the terminating resistance of the antenna। तो अगर हम बात करें प्रैक्टिकली कि इसकी जो हाफ पावर होती है वो हाफ टर्मिनेट होती है एंटीना का जो रेजिस्टेंस होता है, और बाकी जो पावर होती है वो बेसिकली रेडिएशन में इसकी यूज होती है। So the wasted power contributes to the minor lobes। जो वेस्टेज पावर हो रही है वो कहाँ पे जा रही है, जहाँ पे हमारे माइनर लोब होते हैं। तो फिगर 1, दो फिगर है, फिगर 1 एंड फिगर 2। जो फिगर 1 है वो किसकी कंस्ट्रक्शन है, रोम्बिक एंटीना की। इस केस में जब हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। और दूसरा केस है जब हम रोम्बिक एंटीना एज ए अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हैं। तो इसका हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम टीवी जो बिजली सिग्नल रिसीव करता है, जैसे कि हमारा DTH हो गया उस तरह से। So we can say the maximum gain from a rhombic antenna is along the direction of the main axis। तो इसका जो मैक्सिमम जो गेन होता है वो कहाँ पे होता है, किस डायरेक्शन में होता है, जहाँ पे इसका जो मैक्सिमम गेन होता है वो along the main axis होता है, जहाँ पे इसका मेजर लोब होता है, which passes through the feed point to terminate in free space। And the polarization obtained from a horizontal rhombic antenna is in the plane of rhombus। तो इसका जो पोलराइजेशन होता है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे मतलब इसका जो वो है एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसकी बात करें फिर हम रेडिएशन पैटर्न की, तो इसका जो रेडिएशन पैटर्न होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि जो इसकी जो मैक्सिमम जो पावर जो रेडिएटेड होती है उस साइड होती है जहाँ पे इसका मेजर लोब होता है। So radiation pattern of the rhombic antenna is shown in this following figure। The resultant pattern is cumulative effect of the radiation at all 4 legs of the antenna, and this pattern is unidirectional। तो जहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें कि जो इसका रेडिएशन होना चाहिए किसी भी एंटीना का, वो किस साइड में होना चाहिए, जहाँ पे मेजर लोब है। और इसको हम डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं, बट इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस है उसको रिमूव करना पड़ेगा। इसका ये बेसिकली रेडिएशन पैटर्न है इंडिविजुअल का और रिजल्टेंट का। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, और रिजल्टेंट जो बन रहा है ये मेजर एक्सिस, मतलब सारे जो मेजर एक्सिस को कंबाइन कर दिया, और जो रिजल्टेंट बनेगा उसको हम इसका रेडिएशन पैटर्न। तो इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है। Disadvantage of rhombic antenna is that portion of the radiation which do not combine with the main lobe result in the considerable side lobes having both horizontal and vertical। इसका जो रेडिएशन होता है अगर सारा हम कंबाइन कर ले तो वो बन जाएगा मेजर लोब। अगर जो जहाँ पे हमारी जो पावर का वेस्टेज हो रहा है तो अगर उन सबको कंबाइन करेंगे तो वो मेजर लोब में कंबाइन नहीं होंगे, माइनर लोब में कंबाइन हो जाएगा। तो दैट इज रिलेटेड टू द लॉसेस।
तो इसकी बात करें करते हैं एडवांटेज की। तो इसकी एडवांटेज की बात करें तो इसकी कुछ एडवांटेज है, जैसे कि पहली एडवांटेज ये है कि इसका जो इनपुट इम्पीडेंस और रेडिएशन पैटर्न होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और मल्टीपल रोम्बिक एंटीनास कैन बी कनेक्टेड। अगर हम मल्टीपल रोम्बिक एंटीना को कनेक्ट करना चाहें तो उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है और जो ट्रांसमिशन होता है सिंपल होता है। इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है और इफेक्टिव होता है ट्रांसमिशन। इसकी कुछ डिसएडवांटेज है कि जो पावर का जो वेस्टेज होता है इसमें होता है जहाँ पे इसका रजिस्टर होता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें स्पेस चाहिए, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो भी क्या होती है, काफ़ी कम होती है। इसकी अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कहाँ कहाँ पे इसका यूज है। इसका हम यूज करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में, जैसे कि हम बोलते हैं स्काईवे प्रोपोगेशन और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। अगर हम फर्दर बात करें, अनदर मेथड ऑफ यूजिंग लॉन्ग वायर इज बाय बेंडिंग एंड मेकिंग द वायर इनटू ए लूप शेप पैटर्न एंड ऑब्जर्विंग इट्स रेडिएशनल पैरामीटर। तो अगर हम इसका अगर दूसरे मेथड की बात करें कि अगर हम एक वायर ले लें और इसको लूप की शेप में उसको बना लें, तो इस टाइप के जो एंटीना होगा उसको क्या बोलेंगे, लूप एंटीना। मतलब एक लूप फॉर्म कर रहा है वायर से। फर्दर हम बात करते हैं, एन आरएफ करंट कैरिंग कॉइल इज गिवन ए सिंगल टर्न इनटू ए लूप। अगर हम एक रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट जो कॉइल है उसको एक सिंगल टर्न दे तो उसे बन जाएगा, लूप बन जाएगा, जिसको हम यूज कर सकते हैं एज ए लूप एंटीना। द करंट थ्रू दिस लूप एंटीना विल बी इन फेज। तो इसमें जो करंट जो पास होगी वो किस में होगी, फेज में होगी। मतलब उसी जिस डायरेक्शन में हमारी करंट जो फ्लो हो रही होगी और जिस डायरेक्शन में हमारा जो ये जो लूप हम फॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों का जो फेज है वो क्या होगा, सेम होगा। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द होल लूप कैरिंग द करंट। तो इसका जो मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। किसके रेस्पेक्ट में, जिस हमारी डायरेक्शन में हमारी जो करंट जो फ्लो हो रही है उसके डायरेक्शन से परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज तक। तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, लूप एंटीना इज ए कॉइल कैरिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट। तो लूप एंटीना क्या होता है, एक कॉइल कैरिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, बेसिकली इसमें करंट फ्लो होती है। और इट मे बी इन एनी शेप सच एज सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर और हेक्सागोनल अकॉर्डिंग टू द डिजाइन कन्वेंशन। तो ये हम बात कर रहे थे कि ये लूप एंटीना, तो इसमें लूप फॉर्म हो रहा होगा। तो ये आपका सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, और एक ट्रायंगल की फॉर्म में हो सकता है, या फिर स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर हेक्सागोनल भी हो सकता है। तो इसके बेसिकली 2 टाइप्स हैं। अगर हम बात करें तो इसमें एक है आपका लार्ज लूप एंटीना, एक होता है स्मॉल लूप एंटीना। अगर हमारा जो लूप जो फॉर्म कर रहे हैं वायर से वो लार्ज है तो उसको बोलेंगे लार्ज लूप एंटीना, अगर स्मॉल है तो उसको बोलेंगे स्मॉल लूप एंटीना। तो हम पहले बात करते हैं लार्ज लूप एंटीना। तो लार्ज लूप एंटीना को और क्या बोलते हैं, रेजोनेंट एंटीना। एंड दीज एंटीना हैव हाई रेडिएशन एफिशिएंसी। तो इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, रेडिएशन एफिशिएंसी काफी हाई होती है। एंड दीज एंटीनास हैव लेंथ नियरली इक्वल टू द इंटेंडेड वेवलेंथ। तो इसकी जो लेंथ होती है वो किसकी होती है, इक्वल लैम्डा के। तो लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ है। तो एल इक्वल टू लैम्डा इसकी वेवलेंथ होती है, तो इसकी लेंथ वेवलेंथ के इक्वल होती है। और अगर इसकी पैरामीटर की बात करें, द मेन पैरामीटर ऑफ दिस एंटीना इज इट्स पैरामीटर लेंथ व्हिच इज अबाउट ए वेवलेंथ एंड शुड बी इन एनक्लोज्ड लूप। तो इसकी जो पैरामीटर जो लेंथ होती है वो किसकी इक्वल होती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ। एंड ये भी क्या होना चाहिए, एनक्लोज्ड लूप होना चाहिए। एंड इट इज नॉट ए गुड आइडिया टू meander the loop so as to reduce the size। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब इसका साइज हम रिड्यूस करने के लिए उसके लूप को बहुत ही छोटा बना दें।
सो एज दैट इंक्रीज कैपेसिटिव इफेक्ट एंड रिजल्ट इन कोएफिशिएंट, इससे क्या होगा कि इसमें जो कैपेसिटिव इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएंगे और जो इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल लूप एंटीना। तो स्मॉल लूप एंटीना को और क्या बोलते हैं, नेगेटिव लूप एंटीना भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें रेजोनेंट की, तो ये लेस रेजोनेंट होते हैं एंड इनका हम जो यूज करते हैं मोस्टली कहाँ पे करते हैं, रिसीवर्स में यूज करते हैं इसका। और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 1/10 ऑफ की वेव लेंथ। तो अभी हमने देखा था जो लार्ज लूप एंटीना होते थे उसमें उसकी जो लेंथ होती थी वो वेव लेंथ के इक्वल थी, बट इस केस में जो लेंथ है वो इसका 1/10 हो गया, तो λ/10 हो गया। यहाँ पे एल आपकी जो लेंथ ऑफ एंटीना है, लैम्डा वही वेव लेंथ है। फिर हम इसके बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। तो हमारे स्मॉल लूप एंटीना होते हैं उसमें क्या होता है, लो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है एंड इफ मल्टी टर्न फेराइट कोर कंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड देन द हाई रेडिएशन रेजिस्टेंस कैन बी अचीव्ड। अगर इसमें हम मल्टी टर्न फेराइट कोर यूज करें इसकी कंस्ट्रक्शन में, तो इसका जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो हम क्या अचीव कर सकते हैं, मतलब हाई रेडिएशन रेजिस्टेंस हम उससे अचीव कर सकते हैं। तो इसमें और 2 पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट है कि इसका जो रेडिएशन एफिशिएंसी होती है वो लो होती है क्योंकि इसमें जो लॉसेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। फिर जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल है और इसका जो साइज है वो भी सिंपल है, और साइज सिंपल होगा तो इसका मतलब वेट जो है वो भी इसका कम ही होगा। फिर हम बात करते हैं इसकी रिएक्टेंस की। जो इसका जो रिएक्टेंस होता है वो काफी हाई होता है और इसका जो इम्पीडेंस है वो काफी डिफिकल्ट होता है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर का हम इम्पीडेंस अगर हम मैच करते हैं। सो इफ लूप एंटीना हैव टू एक्ट एज ए ट्रांसमिटिंग एंटीना, अगर हमको लूप एंटीना को एज ए ट्रांसमिटिंग एंटीना हमें यूज करना है तो इसका जो इम्पीडेंस है वो मिसमैच वुड डेफिनेटली ए प्रॉब्लम। तो अगर हमें कोई भी सिग्नल भेजना होता है तो हमें पता है कि जो ट्रांसमीटर का जो इम्पीडेंस होता है वो लोड के इम्पीडेंस के इक्वल होना चाहिए। तो परफेक्टली ट्रांसमिशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना का जो लोड है और जो रिसीविंग एंटीना का लोड है उसको क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। बट इस केस में जो है हमारा जो स्मॉल लूप एंटीना है तो उस केस में इनको मैच करने के लिए काफी प्रॉब्लम होती है। So hence these loop antenna are better operated as receiving antenna. तो इसलिए हम इसको बेसिकली ट्रांसमिशन में ना यूज करके इसको बेसिकली हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, एज ए रिसीविंग एंटीना, तो एज ए रिसीवर हम इसको यूज कर रहे हैं। इसके बाद जो है इसकी जो जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं एंटीना का वो कौन कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा सर्कुलर लूप एंटीना एंड स्क्वायर लूप एंटीना। इसको हम देख लेते हैं, आप फिगर में देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में जो है ये सर्कुलर लूप एंटीना है और जो राइट साइड में है ये स्क्वायर लूप एंटीना है। तो इसकी शेप के बेस पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये सर्कुलर लूप एंटीना है या फिर स्क्वायर लूप एंटीना। सो दीज टू टाइप्स ऑफ लूप एंटीना आर मोस्टली यूज्ड। तो इनका जो यूज है बहुत ज्यादा होता है। और अदर टाइप फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर, डेल्टा, एलिप्टिकल, जो अलग शेप है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप है, तो डिजाइनर अपनी उसके हिसाब से बनाते हैं कि जो उन पे बेसिकली ऑर्डर होता है या फिर मतलब किस स्पेसिफिक किस पर्पस के लिए हम उनको बना रहे हैं। बट जो मोस्टली हम यूज करते हैं वो होता है सर्कुलर लूप एंटीना, स्क्वायर लूप एंटीना। तो ये दोनों फिगर है। These types of antenna are mostly used as AM receiver. तो इनको हम एज ए AM रिसीवर हम यूज करते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई सिग्नल टू नॉइज रेशो, क्योंकि इसका जो सिग्नल टू नॉइज रेशो होता है वो काफी हाई होता है और दे आर इजीली ट्यूनेबल एट द टैंक सर्किट इन द रेडियो रिसीवर। तो अगर आपने कम्युनिकेशन में अगर रिसीवर के बारे में पता होगा वो पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा टैंक सर्किट। तो टैंक सर्किट बेसिकली इसलिए हम यूज करते हैं ट्यूनिंग के लिए, तो वहाँ पे हम उनको इजीली ट्यून कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन ऑफ द लूप एंटीना विल बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड डिपेंडिंग अपॉन द फीड पोजीशन। तो इसका जो पोलराइजेशन है ये वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है,
ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि हम उसमें जो इनपुट दे रहे हैं, जो इसमें करंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किस पॉइंट पे कर रहे हैं, किस पोजीशन पे कर रहे हैं. The vertical polarization is given at the center of the vertical side, while the horizontal polarization is given at the center of the horizontal side. तो अगर हम बात करें कि हमें अगर vertical polarization given है, तो उसमें जो हम जो इनपुट जो प्रोवाइड कर रहे होंगे, कहाँ पे कर रहे होंगे, सेंटर ऑफ द वर्टिकल साइड. और अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन की, तो उसमें जो हम इनपुट दे रहे होंगे, किस साइड पे दे रहे होंगे, सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल साइड. सो इट डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ लूप एंटीना. तो ये डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सा शेप का जो एंटीना है, लूप एंटीना, वो यूज कर रहे हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें इनपुट दे रहे हैं. तो इसमें फर्दर है, द स्मॉल लूप एंटीना इज जनरली ए लीनियरली पोलराइज्ड. तो जो स्मॉलर लूप एंटीना होते हैं वो जनरली कौन से होते हैं, लीनियरली पोलराइज्ड एंटीना होते हैं. एंड व्हेन सच ए स्मॉल लूप एंटीना इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ ए पोर्टेबल रिसीवर, अगर हम इस टाइप के एंटीना को, स्मॉल लूप एंटीना को कहाँ पे उसको माउंट कर दें, एक पोर्टेबल रिसीवर पे हम उसको माउंट कर दें, तो इसका जो आउटपुट होगा और इसका जो आउटपुट को किससे कनेक्ट कर दें, मीटर से कनेक्ट कर दें, तो इट बिकम्स ए ग्रेट डायरेक्शन फाइंडर. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्रेट डायरेक्शन फाइंडर. मतलब इसको हम एज ए डायरेक्शन फाइंडर यूज कर सकते हैं. इसके बाद इसका जो रेडिएशन पैटर्न है, तो जैसे हमारा शॉर्ट हॉरिजॉन्टल डाइपोल एंटीना का जो पैटर्न होता है वो सेम उसी तरह का होता है जैसे आपका डंबल से. रेडिएशन पैटर्न फॉर स्मॉल हाई एफिशिएंसी लूप एंटीनास इज शोन इन द फिगर. द रेडिएशन पैटर्न for the different angle for looping are also illustrated clearly in the figure. The tangent line at 0 degree indicate the vertical polarization. तो आप जो यहाँ पे 0 डिग्री देख रहे होंगे टेंजेंट लाइन, तो ये आपको शो कर रहा है वर्टिकल पोलराइजेशन को. और जो बेसिकली 90 डिग्री में देख पा रहे होंगे एंगल, तो वो बेसिकली डिनोट कर रहा है हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन. फिर इसकी कुछ एडवांटेज भी है लूप एंटीना की, जैसे कि इसका साइज जो है कॉम्पैक्ट है, और इसमें जो डायरेक्टिविटी मिलती है वो कौन सी होती है, वो हाई डायरेक्टिविटी मिलती है. इसके बाद इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, तो पहली जो डिसएडवांटेज है वही जो अभी हमने देखा था कि जो इम्पीडेंस मैचिंग है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है. दूसरा, इसका जो क्वालिटी फैक्टर है, रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर, वो काफ़ी हाई होता है. फिर इसकी एप्लीकेशन की बात करते हो, इसके जो एप्लीकेशन है, इसका हम जो यूज है करते हैं RFID डिवाइसेस में इसका यूज करते हैं. फिर मीडियम फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी या फिर शॉर्ट वेव रिसीवर्स में भी इसका यूज करते हैं. फिर जो एरोप्लेन एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें भी हम इसको डायरेक्शन फाइंडिंग में यूज करते हैं. फिर जो इसका नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर में भी हम इसका यूज करते हैं. तो ये थी इसकी एप्लीकेशंस. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट जो एंटीना है वो कौन सा एंटीना है आपका, दैट इज हेलिकल एंटीना. तो हेलिकल एंटीना की बात करें तो ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये वायर जो एंटीना होते हैं उसका एक एग्जांपल है. एंड इटसेल्फ फॉर्म द शेप ऑफ द हेलिक्स. तो इसकी जो शेप होती है वो हेलिक्स शेप की होती है, जैसी आपकी जो स्प्रिंग होती है. सो दिस इज ए ब्रॉड बैंड वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एंड अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी एंटीना. तो इसकी बेसिकली शेप हेलिकल टाइप की है, तो इसलिए इसको बोले हैं हेलिकल एंटीना. और इसको हम बेसिकली और भी बोलते हैं वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी एंटीना. और क्योंकि ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी एंटीना है, तो इसकी जो रेंज है वो भी इसी रेंज में 30 मेगाहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज. तो इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 30 मेगाहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज तक. फिर इसकी अगर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करें, तो हेलिकल एंटीना और द हेलिक्स एंटीना इज द एंटीना इन विच द कंडक्टिंग वायर इज बाउंडेड इन द हेलिकल शेप एंड कनेक्टेड टू द ग्राउंड प्लेट विद ए फीडर लाइन. तो जैसे इसका नाम है हेलिकल और हेलिक्स एंटीना, तो इसमें जो वायर होता है वो बेसिकली हेलिकल शेप में, मतलब एक वायर वो ले ले, जैसे आपने देखा होगा अगर हम बात करें इंडक्टर, जो कॉइल होते हैं उसके ऊपर एक वायर होता है राउंड राउंड, तो उसी शेप का है ये एंटीना. और इसमें इसको हम एक ग्राउंड प्लेट से कनेक्टेड कर देते हैं. तो आप ये फिगर में देख पा रहे होगे, एक ये सॉर्ट ऑफ एक पोल है, उसके ऊपर हमने राउंड शेप में इसको बेसिकली क्या करते हैं, इसकी
वायरिंग कर दी है और इसको जो कनेक्ट करा है हॉरिजॉन्टल प्लेट से, जो बैक साइड में आप देख पा रहे हैं, तो ये इसकी बेसिकली कंस्ट्रक्शन है। और इसमें जो इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं वो बैक साइड से करते हैं। सो इट इज द सिंपलेस्ट एंटीना विच प्रोवाइड्स सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। तो इससे जो हमें पोलराइजेशन मिलेगा वो सर्कुलर सर्कुलर पोलराइजेशन मिलेगा। एंड इट इज यूज्ड इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन इन विच सैटेलाइट रिले इट इज। तो इसको हम बेसिकली यूज करते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन में, बेसिकली हम बोल सकते हैं सैटेलाइट रिले। So this the above image shows a helical antenna system which is used for the satellite communication. तो ये हेलिकल एंटीना है और इसका हम यूज कर रहे हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। और इसका ये जो बेसिकली जो स्पेस जो लेता है वो काफी ज्यादा लेता है, तो आप इसमें भी देख पा रहे होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ए हेलिक्स ऑफ थिक कॉपर वायर और ट्यूबिंग बाउंड इन द शेप ऑफ ए स्क्रू थ्रेड दैट इज यूज्ड एज ए एंटीना in the conjunction with a flat metal plate called the ground plate। तो इसमें बेसिकली हम थिक वायर लेते हैं और इसको बेसिकली किसके साथ हम कनेक्ट करते हैं, एक प्लेट के साथ। वो एक फ्लैट मेटल प्लेट होती है, उसको हम ग्राउंड प्लेट भी बोलते हैं। सो वी कैन से वन एंड ऑफ द हेलिक्स इज कनेक्टेड टू द सेंटर कंडक्टर ऑफ द केबल एंड आउटर कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड प्लेन। तो इसका जो एक एंड होता है वो कंडक्टर के सेंटर से कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड जो होता है वो ग्राउंड प्लेट से कनेक्टेड होता है। अगर हम बात, ये जो आपको जो इमेज है ये किसकी है, बेसिकली ये इस एंटीना की जो है हेलिक्स की, ये इसकी इमेज है। और अगर हम बात करें इसका रेडिएशन का, तो रेडिएशन ऑफ द हेलिक्स एंटीना डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द हेलिक्स। तो इसका जो रेडिएशन होता है वो किस पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है, जो इसका जो डायमीटर है, जो हम जो हेलिक्स जो बना रहे हैं, जो राउंड राउंड शेप बना रहे हैं, एंड द टर्न स्पेसिंग एंड द पिच एंगल। तो इसका जो बेसिकली रेडिएशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसके जो हम जो हेलिक्स बना रहे हैं उसके डायमीटर पे, और उन नंबर ऑफ जो टर्न है इनके बीच में कितनी स्पेसिंग है, और इसका जो पिच एंगल है वो कितना है, तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है इसका रेडिएशन। अगर हम बात करें पिच एंगल, तो पिच एंगल बेसिकली होता क्या है, पिच एंगल इज द एंगल बिटवीन ए लाइन टेंजेंट टू द हेलिक्स वायर एंड प्लेन नॉर्मल टू द हेलिक्स एक्सिस। तो ये पिच एंगल बेसिकली एक एंगल होता है किसके बीच में, बिटवीन ए लाइन टेंजेंट टू द हेलिक्स वायर एंड द प्लेन नॉर्मल टू द हेलिक्स एक्सिस। तो इसको हम डिफाइन कर रहे हैं अल्फा से, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स s अपॉन पाई d। तो यहाँ पे अल्फा पिच एंगल है, s टर्निंग स्पेसिंग है, इसमें जो स्पेस है, और d डायमीटर है हेलिक्स का। इसके बाद हम बात करते हैं इसके मोड्स की। तो इसमें कौन कौन से मोड्स होते हैं, इसमें बेसिकली टू टाइप्स के मोड होते हैं। पहले आपका नॉर्मल मोड, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर मोड ऑफ रेडिएशन। दूसरा है एक्सिस और एंड फायर और बीम मोड ऑफ रेडिएशन। इसमें टू टाइप्स के मोड होते हैं इसमें। तो पहले हम बात करते हैं नॉर्मल मोड की। तो अगर हम बात करें नॉर्मल मोड की, तो इन नॉर्मल मोड ऑफ रेडिएशन द रेडिएशन फील्ड इज नॉर्मल टू द हेलिक्स एक्सिस। तो इसका जो नॉर्मल मोड है, तो उसका रेडिएशन फील्ड होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है विद रेस्पेक्ट टू हेलिक्स एक्सिस। तो इसकी जो हेलिक्स एक्सिस होती है उसके नॉर्मल होता है इसका रेडिएशन फील्ड। अगर हम बात करें द रेडिएट वेव्स आर सर्कुलरली पोलराइज्ड, तो इसमें जो रेडिएशन होगा वेव्स का वो क्या होता है, इसका जो पोलराइजेशन होगा वो होगा आपका सर्कुलर पोलराइज्ड वेव। एंड दिस mode of radiation is obtained to if the dimension of the helix are small as compared to the wavelength। तो इसका जो इस मोड में जो रेडिएशन होगा वो हम उसको कैसे अपटेन कर सकते हैं, अगर हेलिक्स जो एंटेना होता है उसकी जो डायमेंशन होती है वो स्मॉल होती है एज कंपेयर टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की कंपेयर में जो उसकी जो डायमेंशन है वो अगर कम होगी तो उस केस में इसका जो रेडिएशन होगा उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसका जो रेडिएशन पैटर्न होता है, radiation pattern of this helical antenna is a combination of the short dipole and the loop antenna। तो इसका जो रेडिएशन पैटर्न होता है इसको बोल सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है शॉर्ट डाइपोल एंड लूप एंटेना। तो ये बेसिकली इसका रेडिएशन पैटर्न है। तो अगर हम एक स्मॉल जो हमारा शॉर्ट डाइपोल होता है उसका रेडिएशन पैटर्न और लूप एंटेना के रेडिएशन पैटर्न को कंबाइन करते हैं
तो हमें इसका रेडिएशन पैटर्न मिल जाएगा। So it basically depends upon the value of diameter, turn spacing and इसकी जो पिच की जो लेंथ होती है, तो इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो इस कुछ ड्रॉबैक्स है कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो लो होती है और इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो भी काफी कम होती है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, रेयरली हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद बात करें हम एक्सेल मोड की, तो इसमें दूसरा मोड है वो आपका एक्सेल मोड। तो इस केस में जो इसका जो रेडिएशन होता है, द रेडिएशन इज इन द एंड फायर रेडिएशन अलोंग द हेलिकल एक्सिस एंड द वेव्स आर सर्कुलरली और नियरली सर्कुलरली पोलाइड। तो इस केस में जो इसका जो रेडिएशन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में हमारा एंड फायर जो एरे होता है उसके अलोंग एंड हेलिक्स, मतलब जो हेलिकल जो एंटीना की जो एक्सिस होती है, हेलिकल एक्सिस, तो उसके अकॉर्डिंग एंड द वेव्स आर सर्कुलरली और नियरली सर्कुलरली पोलाइड। तो इस केस में जो हमारा जो पोलराइजेशन होता है वो कैसा होता है, सर्कुलरली और वी कैन से दैट अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर होता है। एंड दिस मोड ऑफ ऑपरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय raising the circumference to the order of 1 wavelength and the spacing of the approximately lambda by 4। तो इसमें जो इसका जो circumference होता है किस ऑर्डर का होता है, बेसिकली वो होता है बेसिकली लैम्डा। और इसमें जो हम जो लूप जो जनरेट कर रहे थे सर्कुलर से, जो हेलिक्स जो हम जनरेट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ वायर, तो उसमें जो स्पेसिंग होती है वो लैम्डा बाई 4 होती है। और रेडिएशन पैटर्न इज ब्रॉडली एंड डायरेक्शनल अलोंग द एक्सिस बीम प्रोड्यूसिंग माइनर लूप एट ऑब्लिक एंगल। तो इसका जो रेडिएशन पैटर्न होता है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है और किसके अलोंग होता है, उसकी डायरेक्शन जो इसकी जो बीम होती है, तो ये इसका बेसिकली रेडिएशन पैटर्न है डिफरेंट एंगल पे। तो इसमें फर्दर बात करते हैं कि इफ दिस एंटीना इज डिजाइन फॉर ए राइट हैंडेड सर्कुलर पोलाइड वेव, अगर हम इस एंटीना को डिजाइन करें इसके लिए राइट हैंडेड सर्कुलर पोलाइड वेव के लिए, सो इट विल नॉट रिसीव लेफ्ट हैंड सर्कुलरली पोलाइड वेव। अगर हम इसको राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलाइड वेव के लिए डिजाइन करें तो ये लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलाइड वेव को रिसीव नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम इसको लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलाइड वेव के लिए डिजाइन करें तो ये राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलाइड वेव को रिसीव नहीं करेगा। सो दिस मोड ऑफ ऑपरेशन इज जनरेटेड विद ग्रेट ईज एंड इट इज मोर प्रैक्टिकली यूज्ड। और इसको मतलब प्रैक्टिकली ये बहुत ज्यादा यूज होता है। इसकी एडवांटेज है कि इसका जो डिजाइन है वो सिंपल है और इसकी जो डायरेक्टिविटी है वो भी आपकी जो है क्या है, हाईएस्ट है, और इसकी जो बैंडविड्थ है वो भी क्या है, बहुत वाइड है एंड इट कैन अचीव सर्कुलर पोलराइजेशन। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलर पोलराइजेशन हम इसको अचीव कर सकते हैं एंड इट कैन बी यूज्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। तो इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पे यूज कर सकते हैं। इसकी फिर डिसएडवांटेज है जैसे कि जो एंटीना है वो उसका साइज काफी ज्यादा है, तो साइज ज्यादा होगा तो ये जो है स्पेस भी काफी ज्यादा इजीली कवर करेगा और इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी अगर इसमें हम नंबर ऑफ टर्न जो हेलिक्स जो देख रहे थे कि हम एक रॉड ले लें और उसके ऊपर जो वायर को लपेट दें, तो जितने ज्यादा उसमें टर्न होंगे उससे उतनी ज्यादा इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। फिर इसकी जो एप्लीकेशन है कि ए सिंगल हेलिकल एंटीना और इट्स एरे इज यूज्ड टू ट्रांसमिट एंड रिसीव वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। तो इसको हम यूज कर सकते हैं कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करने में। और इसका दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है कि इट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर सैटेलाइट एंड स्पेस प्रोब कम्युनिकेशन। तो उसको हम सैटेलाइट एंड स्पेस प्रोब कम्युनिकेशन में इसको यूज कर सकते हैं। इसमें थर्ड जो एप्लीकेशन है कि इट इज यूज्ड फॉर टेलीमेट्री लिंक्स विद बैलिस्टिक मिसाइल एंड सैटेलाइट एट द अर्थ स्टेशन। तो इसको हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है कि इसको अगर हम एक कम्युनिकेशन बेसिकली एस्टैब्लिश करना है किसी बीच में, मून और अर्थ के बीच में, तो वहाँ भी हम इस हेलिकल एंटीना को हम यूज कर सकते हैं।
और इसको हम एस्ट्रोनॉमी में हम यूज करते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एंटीना है दैट इज अपर्चर एंटीना। So an antenna with an aperture at the end can be termed as aperture antenna. And waveguides is an example of aperture antenna. And the edge of a transmission line when terminated with opening radiates energy. तो जो हमारा जो aperture antenna होता है तो उसका जो एक एंड है वो कैसा होता है, अपर्चर होता है। तो इसलिए इसको बोले अपर्चर एंटीना। और इसका जो एग्जांपल है बोलते हैं वेवगाइड को अपर्चर एंटीना के साथ यूज कर सकते हैं। और जो एक एज होता है ट्रांसमिशन लाइन का, अगर वो उसका जो एक जो बेसिकली एक एज है वो टर्मिनेट हो रहा है विद एन ओपनिंग, अगर उसका जो एक एंड है वो ओपन है तो वहां से क्या होगा, वो जो एनर्जी होती है वो रेडिएट होगी। एंड दिस ओपनिंग विच इज एन अपर्चर मेक्स इट अपर्चर एंटीना। तो इस ओपनिंग की वजह से जहाँ से इसमें रेडिएशन हो रहा है तो ये अपर्चर फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए इसको बोले अपर्चर एंटीना। तो इसके कुछ टाइप्स हैं। मेन पहला है वेव गाइड एंटीना, दूसरा हॉर्न एंटीना और स्लॉट एंटीना। तो हम बात करते हैं पहला वेव गाइड एंटीना। तो वेव गाइड की अगर हम बात करें, ये वेव गाइड इज ए कैपेबल ऑफ रेडिएटिंग एनर्जी व्हेन एक्साइटेड एट वन एंड एंड ओपनड एट द अदर एंड। तो एक वेव गाइड को अगर हम यूज करें और इसको एक एंड से ऊपर दे दें और दूसरे एंड को ओपन रखें, तो द रेडिएशन इन द वेव गाइड इज ग्रेटर देन ए टू वायर ट्रांसमिशन लाइन। तो इसकी जो रेडिएशन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टू वायर ट्रांसमिशन लाइन। तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 300 मेगाहर्ट्ज लेके 300 गीगाहर्ट्ज। और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो ये हमारा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और ई फ्रीक्वेंसी। तो EHF का देख लेना, ई आई थिंक एक्सटेंडेड तो इसकी बेसिकली इसका इमेज है वेव गाइड का। तो अपने आई थिंक अगर लैब गए हो तो लैब में देखा होगा। सो दिस वेव गाइड विद टर्मिनेटिंग एंड acts as an antenna, and but only a small portion of the energy is radiated by a large portion of its gets reflected back in the open circuit. तो इसका जो अगर हम बात कर रहे हैं एनर्जी रेडिएशन की, तो इसका एक स्मॉल पोर्शन जो है वही एनर्जी का रेडिएट होता है और जो मोस्ट ऑफ द इसका जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है इसमें ओपन सर्किट में जहाँ इसका ओपन एंड होता है। So it means we can say that VSWR, that is voltage standing wave ratio value increase। तो इससे क्या होता है, इसका जो VSWR जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। And the diffraction around the waveguide provides poor radiation and non-directive radiation pattern। इसके बाद करते हैं रेडिएशन पैटर्न की। तो radiation of the waveguide antenna is poor and pattern is non-directive। तो इसका जो रेडिएशन होता है वो काफी पुअर होता है और नॉन डायरेक्टिव होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं ओमनी डायरेक्शनल। सो ओमनी डायरेक्शनल कौन सा होता है पैटर्न? ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न इज द वन व्हिच हैज नो सर्टेन डायरेक्टिविटी बट रेडिएट्स इन ऑल डायरेक्शन। तो ओमनी डायरेक्शनल जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है कि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रेडिएशन ना करके वो चारों तरफ करता है, हर डायरेक्शन करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन डायरेक्टिव रेडिएशन पैटर्न। तो ये इसका फिगर है। above figure shows a top section view of an omnidirectional pattern which is also called as the non-directional pattern, and the two-dimensional view is a figure of 8 pattern। तो अगर इसका बात करें, अगर हम 2 डायमेंशनल इसका व्यू देखें तो ये किसकी शेप में होगा, जैसे हमारा 8 बनता है। तो इसकी एडवांटेज क्या होती है कि इसका जो रेडिएशन है वो मैक्सिमम होता है एज कम्पेयर टू वायर ट्रांसमिशन लाइन, और इसका जो रेडिएशन होता है वो चारों तरफ होता है। तो इसलिए इसमें मतलब ऐसे लाइन ऑफ साइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि जिस डायरेक्शन में रेडिएशन वो रिसीव मतलब उसका जो डायरेक्टिविटी होती है जिसमें पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है डायरेक्शन में, तो हमें उस डायरेक्शन में ही इसको सेट करना नहीं होता। जैसे हम पहले हम यूज करते थे, जैसे होता हमारा यागी उड़ा, तो दूरदर्शन वगैरह जो स्टार्टिंग में जो
आज से 10 साल पहले हम यूज करते थे, जहाँ पे जब DTH नहीं थे, तो उस केस में उसकी हम जो डायरेक्शन थी उसको रिवॉल्व करते रहते थे, तो वो वाला केस नहीं होता इसमें। बट इसकी कुछ डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जांपल का जो इसका जो वोल्टेज VSWR होता है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, तो वो क्या हो जाता है इसमें इंक्रीज हो जाता है। और इसका जो रेडिएशन है वो कैसा है, पुअर है, मतलब काफी बेकार है इसका रेडिएशन, क्योंकि हर डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, बेसिकली रेडिएट कर रहा है। फिर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, माइक्रोवेव में होती है और सरफेस सर्च रडार में होती है। फिर फर्दर अगर हम बात करें, this the wavelength and waveguide antenna has to be further modified to achieve better performance which result in the formation of horn antenna। तो इसको अगर हम फर्दर अगर हम बेटर इसकी परफॉर्मेंस मतलब अचीव करना चाह रहे हैं, तो इससे हम क्या बना सकते हैं, हॉर्न एंटीना से हम फॉर्म कर सकते हैं। देखते हैं, तो आपका वैसे टाइम ओवर होने वाला है, तो फिर हम इसको कल ही डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है जल्दी से। तो अगर आप लोगों को किसी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, तो हम जो